ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया ने। आज हम AIRF ऑफिस के अंदर हमारे बीच में है मजदूरों के मसीहा कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से कुछ मांगे पेंडिंग पड़ी थी कर्मचारियों की और आपके अथक प्रयास से, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे ट्रक्समैन हैं या और छोटी कर्मचारी हैं, उनको कुछ रेलवे मंत्रालय ने बोर्ड ने कुछ सौगात देने की बात की है। वो किन किन कर्मचारियों को आप दिलाने जा रहे हैं? देखिए, रेल मंत्रालय जो है वो अभी 2-3 इश्यूज पर काफ़ी दिनों से बहुत सारी मांगें लंबी चल रही थी। उनमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो हमारे रेल कर्मचारियों की प्रोन्नतियों के बारे में था, जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से इनको होना था। तो वो विषय लंबित था काफ़ी दिनों से। अभी जो हम लोगों की कमेटी है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी, उसने यूनानिमसली फैसला ले लिया है और अभी हालांकि आदेश नहीं निकले हैं, लेकिन मुझे आशा है कि वो आदेश निकलते ही रेल के तमाम विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के, जिसमें कि ट्रैकमैन से लेकर के ऑपरेटिंग से लेकर के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑपरेटिंग कमर्शियल, सब जगह की मिला करके 5 लाख लोगों का प्रोन्नतियों का इजाफा होगा, जिसमें 5 लाख लोग प्रोन्नति पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जी। और इनका अभी प्रोन्नति होने से आने वाले पे कमीशन में भी काफ़ी फायदा होने का काम होगा। तो ये जो एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। एक हम लोगों ने अभी जो CG अपॉइंटमेंट के लोग थे, उनका रेलवे में सबसे बड़ा जंग था और वो लोग जो है वो जो 1 जनवरी 2004 के बाद जिनको अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन उनके जो पिता थे वो पहले ही जो है वो स्वर्गवासी हो गए। ठीक। तो उस पर जो है वो हम लोगों ने ये देखा कि जो है वो उन लोगों को जो है वो पुरानी पेंशन में नहीं दिया जा रहा था। तो उसको हम लोगों ने रेलवे में उठाया, रेलवे ने अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन POPT उसको नहीं मान रहा था। उसको नेशनल काउंसिल का एजेंडा बना करके हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में डिस्कस किया और अल्टीमेटली भारत सरकार ने इसको मंजूर कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे को, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोग, जिनके की वारिस से जो है वो 2003 में जिनकी मृत्यु हो गई, उनको इसका लाभ मिलने का काम होगा। अभी रेलवे ने तमाम जो हमारे रिटायर्ड लोगों के लिए जो है कह दिया कि ऑनलाइन पास की सुविधा हम देंगे आपको। अब तमाम लोग हैं, रिटायर्ड हैं, इतने पुराने लोग हैं, 90, 80, 85 साल के लोग हैं, उनके पास में न मोबाइल की सुविधा है, न वो जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो इस सवाल को भी हम लोगों ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सामने उठाया और उन्होंने ये आदेश भी जारी कराने का काम किया कि फिलहाल 6 महीने के लिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इस स्थिति में नहीं है कि ऐसा पास ले सकें, तो उसको लेकर के फिर रेल मंत्रालय के सामने जाएंगे और उनसे बातचीत करने का काम करेंगे। बहुत सारे अभी कैडर हैं, IT कैडर को मामला था जिसमें कि तमाम कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं, उनका मामला जो है वो रेलवे बोर्ड ने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था 4854 देने के लिए। अभी उस पर भी हम लोगों ने बात की, तो उसको भी जो है बढ़ाने का काम हुआ है। तमाम हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं कि उनको टेक्नीशियन का दर्जा दो, 4200 का ग्रेड पे दो। अभी उसके ऊपर भी बातचीत होने जा रही है। तो हमें आशा है कि तमाम विषय जो हम लोग रेलवे के सामने उठाते हैं थोड़ा विलंबित तो हो जाते हैं, लेकिन समय आने पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी विषयों में हम लोगों को सफलता भी मिली। सर, देखा गया है कि जो रेल कर्मचारी हैं, जिनकी माता जी हैं, उनको सुविधा मिलती है, फादर को नहीं मिलती, पिता को नहीं मिलती, पिता को एक अछूता छोड़ दिया गया है। नहीं, ये दुर्भाग्य है कि माता को भी सुविधा तब तक नहीं मिलती है जब तक कि उसका पिता जिंदा है जी। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अगर कोई अपनी माता को अपने प्रिविलेज पास के ऊपर कहीं तीर्थ स्थान ले जाना चाहे, उसकी अस्पताल में इलाज कराना चाहे, तो उसे अपने बाप के मरने का इंतजार करना पड़ेगा।
अभी हम लोगों ने इस सवाल को रेल मंत्रालय के सामने उठाया है और उनको ये भी कहा है कि जो CGHS है वहाँ पर ये सुविधा ऑलरेडी है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी सुविधा। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मांग की है कि वृद्ध जो माता पिता हैं उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। CGHS में तो ससुर को भी मिलती है, तो वो सुविधा भी मिलनी चाहिए। अभी तो मैंने माता पिता की बात की है, आने वाले समय में उनके ससुर के लिए भी डिमांड करें। जी, क्या भरोसा दिलाएंगे जो साथी कर्मचारी हैं? साथी कर्मचारियों को क्या भरोसा दिलाएंगे कि जो सरकार से भी देखिए भाई, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 8वां पे कमीशन जी वही। और 8वें पे कमीशन के बारे में बहुत ही स्पेकुलेशंस है। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके 5 यूनिट्स की डिमांड की है, इसमें पेरेंट्स को शामिल किया है और 69,000 रुपये मिनिमम हम लोगों ने बेसिक पे मांगने का काम किया है। अभी तक पे कमीशन से हम लोगों की जो बैठकें हुई हैं उनमें डिपार्टमेंटल इशूज पे चर्चा नहीं हुई है, खाली नेशनल इशूज पे चर्चा हुई है, जिनमें तनख्वाह है, छुट्टियां हैं, वर्किंग कंडीशंस है, मेडिकल इश्यूज है। तो अभी जनरल चर्चा हुई है। अभी आने वाले सितंबर में हमारी जो चर्चा होगी वो डिपार्टमेंटल इशूज पे होगी, जिनमें तमाम जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं उनके बारे में हम लोग पे कमीशन सामने चर्चा करेंगे। तो हम तो अपने साथियों से यही कहेंगे कि अभी क्योंकि एक मौका है पे कमीशन हम लोग के लिए, अगर इस मौके पर हमको कोई धोखा होता है या पे कमीशन हमारे साथ अन्याय करता है या सरकार हमारे साथ अन्याय करती है, तो उसके लिए हम लोगों को पूरी तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो हम निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार जब भी झुकती है वो किसी न किसी संघर्ष के सामने ही झुकने का काम करती है। जी। आपने देखा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे वो भी, उसमें भी जो गारंटी पेंशन मिली वो लड़ने के बाद ही मिली, अदरवाइज नहीं मिलती। मुझे आशा है कि सरकार कोई ऐसा मौका नहीं देगी जिसमें कि जो है वो हम लोगों को ऐसा संघर्ष करना पड़े जिससे कि जो है वो भारतवर्ष पे जो हमारी भारतीय रेल है उसके उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ हो या देश की इकोनॉमी को कोई नुकसान हो। सर, जिस तरीके से रेलवे के अंदर काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं और हर महीने काफी सारे सैकड़ों की तादाद में रिटायर होते हैं, लेकिन सर उन वैकेंसियों को नहीं भरा जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि करीब करीब इस समय तो स्थिति ये बन गई है कि तकरीबन 2 लाख के करीब वैकेंसी हो गई है, 1.5 लाख के करीब तो सेक्रेटरी कैटेगरी में वैकेंसी है जी। और यह हमारे जनरल मैनेजर जो इंडेंट भेजते हैं उनमें रेलवे बोर्ड पता नहीं कौन सी छन्नी लगा देता है कि वो अगर 1000 भेजते हैं तो उसकी जगह जो है वो उसको कहीं पर जो है 20% कर देते हैं, कहीं 30% कर देते हैं, 40% ऊपर तो जाते ही नहीं। तो ये मेरे समझ नहीं आता, जहाँ काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पे वैकेंसी है ग्रास रूट पे, अगर वो अपने यहाँ की रियल वैकेंसी भेजने का काम करते हैं तो रेलवे बोर्ड के पास में कौन सा ऐसा तंत्र है जिससे कि वो नहीं करते। हमने इस विषय पे माननीय मंत्री जी से भी कहा है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भी कहा है, पत्र भी लिखा है, हमारा एजेंडा आइटम भी है और हम बराबर उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ऐसे चलेगा नहीं। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि कहाँ से कितना इंडेंट गया है और कहाँ पर उसमें कटौती हुई है, खासतौर पर सेफ्टी कैटेगरी में। वो फिगर आते ही आपसे भी चर्चा करेंगे और रेल मंत्रालय से भी बातचीत चली रही है, उनको ये कहेंगे कि ये कटौती आपने की है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये भर्ती नहीं हो रही है तो रेल कैसे चल रही है, तो रेलवे चल तो ठीक रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेलवे को चलाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं मैं समझता हूँ वो बड़े खतरनाक है। उसमें आउटसोर्स वर्कर्स को लिया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को लिया जा रहा है, उन लोगों को लिया जा रहा है जो बिल्कुल अनस्किल्ड है जी। इससे भारतीय रेल की सेफ्टी जो है बहुत खतरे में हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिससे कि भारतीय रेल जो इतने अच्छे तरीके से चल रही है, जो अपने यात्रियों को सुविधाएं दे रही है, फ्रेट को भी अच्छे तरीके से ले जा रही है,
कहीं ऐसा ना हो कि ये रेल जो है वो ये सब जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके चलते रेल किसी दिन ठप ना हो जाए, हमारे इशू है। और इसी बात को लेकर के नॉर्दर्न रेलवे यूनियन ने फैसला किया है कि हम 8 अक्टूबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, जो है वो नेशनल कन्वेंशन ऑन आउटसोर्सिंग, और उसमें हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसमें विधिवेत्ता भी होंगे और उसमें कुछ प्रोफेसर्स भी होंगे, उनमें कुछ ट्रेड यूनियन के लीडर्स भी होंगे, और हम उस दिन कुछ फैसला भी करेंगे कि आउटसोर्सिंग जो रेलवे की है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, उसको कैसे रोकने का काम किया जाए। हम ये भी फैसला लेंगे कि जो ये कोर्ट की इतनी चर्चा होती है, और अभी कहा गया है कि कोर्ट्स में हमने उनको जो आउटसोर्स वर्कर्स हैं, ठेकेदार के कर्मचारी हैं, उनको सुविधा दी है कि उनको जो है वो मतलब वही वेज मिलनी चाहिए, मिनिमम वेज जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है, या साइकिल रेट्स के आधार पर जो है वो उनको मिलनी चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही है। उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उनका ESI नहीं है, उनका बीमा नहीं है, उनके लिए जो है वो 8 घंटे काम के नहीं है। तो ये जो जुल्म और शोषण है, इसके खिलाफ भी हम अपने आउटसोर्स वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी लामबंद करेंगे। और अब तो आदेश आ गए हैं कि अगर ठेकेदार कोई गड़बड़ी कर रहा है तो अगर जो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर निश्चित तौर पर रेलवे है। अगर ये रेलवे इस काम को नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से लड़ लेते हैं। सर, आउटसोर्सिंग में देखा गया है और देखा नहीं गया है, ये महसूस भी किया गया है, जो सुपरवाइजर हैं सर, उन कर्मचारियों के पेन कार्ड, ATM कार्ड वो अपने पास रखते हैं। जो सैलरी आती है वो ATM से निकाल के वो जो बकाया सैलरी मिलती है, बचती है, वो उनको देते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये सवाल जो आप मेरे से कर रहे हैं, ये सवाल मैंने माननीय पीयूष गोयल जी के सामने उठाया था। उन्होंने हमसे कहा भी कि लोगों को जेल में होना चाहिए, रेल में कैसे है जी, ऐसे जो ठेकेदार है वो रेल में कैसे है। ये बिल्कुल खुलेआम धांधली के तौर पर हो रहा है। अभी ये सवाल हम लोगों ने पीछे PNM में उठाया, और 1-2-4 जो है वो हम लोगों ने उनको पे स्लिप्स भी ले जाकर के दिए। अब वो कहता है कि 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो बंदा भर्ती हुआ है उसका EMI दिखा दिया, 4800 रुपये इसकी EMI करती है। अरे भाई, लोन किसने दिया, लोन किसने लिया, इसका प्रमाण तो दो। अगर आप महाजनी कर रहे हैं, आप ठेकेदार भी हैं, तो महाजनी का लाइसेंस है आप पास, आपने 4800 रुपये उसके किस मतलब मद में काट लिए। तो इतने बेईमान हैं, लेकिन इन बेईमानों को रोकने के लिए जो मशीनरी है हमारी रेलवे की, वो फंक्शन नहीं कर रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा दे आर हैंड एंड ग्लव्स, वो भी मिले हुए होते हैं जी, और भ्रष्टाचार में पूरे तौर पर समर्पित तौर पर शामिल है। हमें अपने रेलवे के अधिकारियों से और उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर के शोषण करवा रहे हैं इन गरीब कर्मचारियों का।